Assalamu alaikum everyone and welcome to a brand new episode of Shosha and yes this is Alamdar Khan and as you know कि भाई ईद है तो सबसे पहले तो ईद मुबारक हो आप सबको। nonetheless हमारे हवाले से ईद जब गुजर आती है तो उसमें हम डेफिनेटली चाहते हैं कि ईद से मिलते जुलते हैप्पी चेहरे हमें नजर आए so that we have a very special guest with us today who's you know we have the honor right now with us Laila Zubairi जी। लैला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो जी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। Awesome। तो लैला जी सबसे पहले तो बताता चलूं कि जब भी हम इस गुफ्तगू को बढ़ाते हैं इस शो के हवाले से तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस बंदे की थोड़ी सी जर्नी को समझने की कोशिश करें। एंड आई एम श्योर पीपल नो यू वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप आइए तो आपके काफी फैन मोमेंट होते रहते हैं, वो तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। तो मुझे बताएं लैला जी हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? लेट्स गो टू द स्टार्टिंग एंड टेल अस कि जी लैला ज़ुबैरी हैं कौन? अच्छा जी वैसे तो बहुत दफ़ा सुना होगा लोगों ने मगर मैं फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ। जी जी ज़रूर। मैंने असल में रेडियो से शुरू किया था Right. एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। मेरे फादर का ताल्लुक क्योंकि रेडियो से था और वो रेडियो पाकिस्तान में डिप्टी कंट्रोलर रिटायर हुए थे। Right. उनकी वजह से शौक़ हुआ तो उन्होंने कहा ऑडिशन दे दो, अगर अप्रूव हो जाओ तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ऑडिशन दिया एंड लकीली अप्रूव हो गए जी। और फिर बच्चों के प्रोग्राम स्टूडियो नंबर 9 कहकशां एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उसमें ड्रामों में काम वो सब किया। फिर टेलीविज़न आ गया जी। टेलीविज़न में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया कुछ प्रोग्राम कुछ ड्रामों में। एक मुझे याद है बच्चों का ड्रामा था उसमें मैं परी का कैरेक्टर किया जी। उसके अलावा एक टिक टिक कंपनी एक साइंस फिक्शन था उसमें किया। Right. इस तरह के किए बहुत सारे। उसके बाद फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया कि पढ़ाई की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान हो गया और Right. घर वालों ने कहा कि ज़रा पढ़ाई की तरफ फोकस होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो फिर मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई, मैं सेकेंड ईयर में थी जब मेरी शादी हो गई थी। राइट। तो फिर हम मेरे हस्बैंड का ताल्लुक क्योंकि आर्मी से था तो हमारी पोस्टिंग्स होती रही मुख्तलिफ जगहों पे। फिर कोयटा में हम लोग थे पोस्टेड तो वहाँ पर मेरी मुलाकात कासिम पाशा साहब से हुई जो कि उस वक्त PTV के प्रोड्यूसर थे। और उन्होंने जब मैंने बचपन में ड्रामों में काम किया था तो एज एन एक्टर उन्होंने मेरे साथ उसमें काम किया था। तो आपका एज एन एक्टर फर्स्ट टाइम ये आपका फर्स्ट ब्रेक ये थी बेसिकली चाइल्ड आर्टिस्ट के बाद? हाँ फर्स्ट ब्रेक मेरी ये थी। ठीक ठीक ठीक। तो फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया, एक प्ले था सिंगल प्ले था आबरू उसका नाम था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि किरदार एक सीरीज़ थी उसके अंदर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरा एक ड्रामा कर लो, मुझे यहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट नहीं मिलते तो मैं चाहता हूँ कि एक ड्रामा तुम मेरा कर लो ताकि मैं प्रूव कर सकूँ कि मैं कोयटा से भी कर सकता हूँ काम। राइट। तो अच्छा ये कोयटा में शूट हो रहा था? ये कोयटा में था। कोयटा टेलीविजन पे उनकी पोस्टिंग हुई हुई थी। वेरी नाइस। मैं उस वक्त टीच भी कर रही थी एक स्कूल में तो मैंने सोचा कि बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए कि टीचिंग भी है घर भी है, बच्चे भी हो गए थे मेरे दोनों। जी जी। तो बच्चे भी छोटे थे। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं एक 50 मिनट्स का प्ले है उसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस एक कर लो। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, वो मैंने कर लिया। बल्कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है कर लो कोई बात नहीं। तो फिर जब उनकी तरफ से मुझे इजाज़त मिली तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने किया वो ड्रामा। और उस वक्त क्योंकि सिर्फ एक चैनल था PTV था और सारे लोग उस वक्त ड्रामा देखते थे, 8 बजे का ड्रामा जो था वो तो हमारे लिए प्राइम टाइम होता था। प्राइम टाइम था, हर एक ज़रूर फॉलो करता था। जी जी। तो लोगों के लिए एक अच्छा सरप्राइज़ था कि वो जब मैंने काम किया तो उसमें लोगों को अच्छा लगा और बहुत जल्दी मुझे पजीराई मिली और बहुत पॉपुलैरिटी एकदम से रातों रात में पॉपुलर हो गई। PTV में ये पावर थी, आई स्टिल रिमेंबर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं सुबह निकली तो सब मुझे जानते थे। मैं स्कूल गई जब मैं पढ़ा रही थी तो कॉन्वेंट में, तो वहाँ मैं गई तो वहाँ पे सारे बच्चे सारे टीचर्स हर एक ने देखा हुआ था ड्रामा, सब आ गए, बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। और मुझे भी बड़ी इनकरेजमेंट मिली उससे। मेरे पेरेंट्स मेरे फादर ने भी मुझे बहुत एनकरेज किया फ़ोन करके कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया ये वो। हालांकि पहला ड्रामा था, जब मैं अब वो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो बड़ी कॉन्शियस सी थी। लेकिन उस टाइम पे बंदा डेफिनेटली होता है उस टाइम के लिहाज से, क्योंकि कहते हैं ना जब कैमरे की रेड लाइट ऑन होती थी वो जब PTV की बड़े कैमरा मैंने बचपन में किया हुआ था तो आई वाज नॉट वेरी न्यू फॉर कैमरा। अच्छा सही। हाँ वो तो खैर डेफिनेटली वो तो मेरे लिए कोई इतना मसला नहीं था कैमरा तो मगर ये कि फिर भी ड्रामा बड़े होके एक ड्रामा जो था उसमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस तो होती है। मगर बहरहाल ये कि वो अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद वहाँ पे जनरल मैनेजर थे गफरान इम्तियाजी साहब, उन्होंने मुझे एक और प्ले ऑफर किया। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो एक प्ले का वादा किया था वो मैंने कर लिया। तो उन्होंने कहा वो तो तुमने काजिम से किया था ना, ये मेरा एक प्ले है। अच्छा सही। तो ये तो ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी। ये मेरे लिए कर दो।
तो अब वो ज़ाहिर थे सीनियर थे, मैं उन्हें मना नहीं कर सकी, फिर मैंने वो भी कर लिया। जब वो कर लिया फिर कासिम भाई ने कहा अब तो तुम्हारी कसम टूट गई, अब तुम एक और करो। फिर वो एक और होता रहा, फिर एक सीरियल आ गया, फिर वो सिलसिला जो शुरू हुआ तो अब तक चल रहा है। नहीं बहुत आला, अमेजिंग एंड सो हैप्पी टू हियर दैट। मुझे लैला जी बताएं, आपने तो पूरी की पूरी ट्रांजिशनिंग देखी है, सो एज एन एक्टर के लिए आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पुराने वक्तों का जब आप पीटीवी के लिए काम करती थी वो एक ट्रांजिशन का पीरियड था जिसमें आप ही वाली बात है कि जी एक ड्रामा किया और मैं रातों रात पहचानी गई, फिर एक ट्रांजिशन अभी की चल रही है क्योंकि अभी भी मीडिया बूम है, ठीक है। अब मीडिया बूम के साथ साथ यू आर आल्सो सीइंग द सोशल मीडिया बूम, तो आप मुझे जरा प्रोडक्शन वैल्यू में बताएं कि कितना फर्क आपको अब नजर आ रहा है पहले की निस्बत आज की निस्बत। पहले जो था ना, पहले मैं समझती हूँ कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। पहले ये था कि हमें स्क्रिप्ट पहले से मिलता था, हम पूरा उसको स्टडी करते थे, उसके बाद हमारी 5-5 दिन रिहर्सल्स होती थी, सब आपस में बैठ के सब उसको स्क्रिप्ट वो करते थे, फिर याद हो जाता था सबको, केमिस्ट्री डेवलप हो जाती थी। जब आप सेट पर जाते थे तो आपको बहुत आसानी होती थी काम करने में। 3 कैमरा से होता था, स्टूडियो के अंदर होता था, साउंड प्रूफ होते थे वो, कोई ऐसे इश्यूज़ वहाँ पे नहीं होते थे, बहुत जल्दी काम होता था 3 कैमरा से, और आपको स्क्रिप्ट याद होता तो। बट वो मोस्टली तो उनका पहले के टाइम्स में तो, क्योंकि आई रिमेंबर पीटीवी के टाइम्स, क्योंकि मैंने भी पीटीवी में ड्रामा किया तारिक मराद साहब का इस्लामाबाद में, तो वो इंडोर ही था, आपको भी याद होगा स्टूडियो में होते थे ना, स्टूडियो में सेट्स लगते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रॉपर सेट करके आपकी पूरी रिहर्सल होती थी, आप बैठ के पढ़ते थे, पूरा उसमें मूव्स वगैरह भी पहले हो जाते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा आसान होता था। अब जो है, अब थोड़ा सा शुरू में मुझे डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि अब सिंगल कैमरा पे होता है, घरों में होता है, घरों में अक्सर ये होता है कि साउंड प्रूफिंग क्योंकि नहीं होती, तो उसमें कोई ना कोई ऐसे चीज़ आ जाते हैं, ग्लिच आ सकती है, ग्लिच आ जाती है। कभी ये होता है कि जी कोई साउंड आ गई कहीं से, प्लेन गुजर गया, गाड़ी गुजर गई, बाइक गुजर गई, घर वालों ने खाना बनाना शुरू कर दिया, समझ गए बिल्कुल, ये तो पार्ट ऑफ द डील बिल्कुल। तो ये चीज़ें, कभी अलार्म बजना शुरू कर दी थी, ये भी हमारे साथ कितनी दफा हो चुका है, साथ वाले कमरे का पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, उसको बंद कराओ, कभी बच्चा रो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रोफेशनलिज्म तो ये इश्यूज हैं, मगर वैसे अब जो है हमारा ड्रामा टेक्निकली बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, बहुत तरक्की कर गया, हमारे जो टेक्निकली बहुत साउंड हो गया। जो क्योंकि आप मीडिया स्टडीज पढ़ा भी नहीं है, सो मैंने इसलिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यू आर आल्सो टीचिंग दैट, तो आपको ज्यादा इल्म होगा इन टर्म्स ऑफ, देखिए प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह, बट आई थिंक निखर गया है बिल्कुल। बस ये कि सिर्फ मुझे थोड़ी सी आपके ड्रामे से एक शिकायत है कि कंटेंट उतना हमारा सॉलिड नहीं रहा जितना हमारा पीटीवी के ज़माने में या पहले जो कंटेंट होता था हमारा बहुत सॉलिड होता था। मगर उसकी वजह एक ये भी है क्योंकि अब ड्रामा बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा। उस ज़माने में एक दिन एक ड्रामा होता था एक सूबे के लिए, ऐसे ही एक ड्रामा आता था। अब तो आप सोचे कि एक दिन में पता नहीं कितने ही ड्रामे आते हैं, एब्सोल्युटली कितने चैनल्स हो गए। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। बिल्कुल सही। तो उसमें ये होता है कि अच्छे भी होते हैं ड्रामे, बुरे भी होते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि अच्छे ड्रामे बुरों के साथ निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कितने ख़राब ड्रामे बन रहे हैं। मैं कहती हूँ नहीं, अच्छे भी बहुत बन रहे हैं, बिल्कुल अच्छे भी बन रहे हैं। यही होता है कि लेकिन अब वो चूज करना और ढूंढना ज़रा मुश्किल आता है, वो अनलेस की वर्ड ऑफ माउथ हो। एग्जैक्टली, वो आप पिक एंड चूज करना पड़ता है आपको। और सोशल मीडिया के बारे में आप बताएं कि सोशल मीडिया में भी बहुत से लोग हैं जो चले वो अब सोशल मीडिया के स्टार्स बन गए हैं। कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया प्रेजेंस ही इसलिए चाहते हैं ताकि वो अपना स्टार साइकिल चला सके। तो आपका इन्फ्लुएंसर पर्सपेक्टिव पे क्या, क्योंकि एक होता है एक्टर, एक होता है इन्फ्लुएंसर, दोनों में थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन कर सकेंगी इन टर्म्स ऑफ योर मीडिया नॉलेज कि आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो भाई पुराने वक्तों के लोग हैं, हमारे लिए तो सोशल मीडिया एक नई चीज़ है जी। तो हम इतना उसको अडेप्ट नहीं कर सके सोशल मीडिया को। मगर ये है कि सोशल मीडिया भी इस वक्त की ज़रूरत है क्योंकि नेचुरली डिजिटलाइजेशन हर चीज़ में ही हो गई है, तो इसमें भी है। तो उसकी भी वो भी बड़ा ज़रूरी हो गया है। अब बैलेंस रखना है, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर एज वेल। बिल्कुल, आपकी प्रेजेंस वहाँ भी बड़ी ज़रूरी हो गई है। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। ये तो हमें स्पेसिफिकली सिखाया गया है कि जो दिखता है वो बिकता है। हमारी फील्ड को इसलिए तो कहते हैं शोबिज़। हाँ, तो यू हैव टू शो। तो शो करना होता है, तो चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे बड़ी स्क्रीन हो, कहीं ना कहीं आपको दिखना चाहिए। दिखने के अलावा मुझे बताइएगा, अभी मैं आपसे बात कर रहा था इन टर्म्स ऑफ वर्क, अभी भी आप बता रही थी आपका एक प्रोजेक्ट अभी ऑन एयर होने वाला है होपफुली 23 मार्च को, थोड़ा सा उस हवाले से बताना चाहेंगे। प्लस ये भी बताइएगा कि पहले आप वो बताएं, फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। अच्छा, ये एक ड्रामा है हद जो हम टीवी पे चलेगा, और ये सोप है जो कि बहुत लंबा है। लास्ट अप्रैल से बाद ये शूट लास्ट अप्रैल से शूट हो रहा था और अब इस अप्रैल तक खत्म होगा।
साल भर हमने शूट किया मगर खत्म जल्दी हो जाएगा 4 महीने में। सही है, क्योंकि 5 days a week चलेगा। नहीं, एवरी डे। हाँ, तो 5 यानी कि संडे भी डेली चलेगा, डेली। ओके, ये फिर आप लोग अपना कैलेंडर मार्क कीजिएगा। हाँ, 7 days a week। 7 o'clock चलेगा। अच्छा, वेरी नाइस। तो बहुत मेहनत हुई है इस ड्रामे में, बहुत। इसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं वो नए हैं, पहले वो एडी थे, अब इस पहला उनका एज डायरेक्टर ये ड्रामा है। राइट। तो वो इसलिए बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब मैं खुद दिल से सेटिस्फाइड हूँ उसके साथ काम करके, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ ये कि काम स्लो बहुत हो रहा है, तो इससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि एक दिन में सिर्फ 4-5 सीन हमारे हो पाते हैं। ये टेक्निकल ग्लिच है। ये टेक्निकल ग्लिच है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी वजह से लेकिन कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ऐसे जो कि दिन में 10 भी निकाल लेते हैं, टाइम लेते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कुछ सीन्स पे वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो वो नजर आएगी आपको मेहनत। Absolutely। मैं अभी प्रोमोस उसके देख रही थी तो वाकई उसमें पता चल रहा है कि इस ड्रामे पे मेहनत हुई है। तो वो सारे जो लोग हैं वो यही कह रहे थे कि ये जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं कि जाहिद जो है वो बिल्कुल उसको सीरियल की तरह ट्रीट कर रहा है, नॉट लाइक अ सोप। बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि सोप के यूजुअली तो बहुत तेज शूट होते हैं। मैंने और भी सोप्स किए हैं जिनमें 22 सीन भी हो जाते हैं। राइट, बिल्कुल। ये भी बड़ी बात है। चलें, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। ललित जी, मुझे एक और चीज बताइएगा। हम लोग अभी करंटली देख रहे हैं कि क्योंकि मीडिया बूम, हम ऑब्वियसली भी फॉलोइंग दैट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। फाइनली मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फाइनली इस्लामाबाद में बहुत काम हो रहा है। तो जो मैंने आपसे एक बात की तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मैं तो नरसे से गई नहीं हूँ इस्लामाबाद से। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ डज इट फील, क्योंकि पहले तो यूजुअली होता था वी वुड फ्लाई टू कराची, हमें बुलाया जाता था। तो आप मुझे बताएं थोड़ा सा इस्लामाबाद की मार्केट कैसे चेंज आपको लग रही है? मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से, और मैं बहुत ज़्यादा इस बात से मुझे इत्मीनान है कि मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। और मैं तो यही चाहती थी कि घर में रह के काम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। एब्सोल्युटली। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे काफ़ी काम स्टार्ट हो गया है अब जो है, क्योंकि हम का भी यहाँ पे ऑफिस है, उसके अलावा ग्रीन का भी बिल्कुल और का है, उसके अलावा दूसरे भी लोग जो हैं बनवाते हैं। फ्रीलांस भी काफी काम कर रहे हैं, आन के लिए बहुत से लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जी के लिए कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ एक्सप्रेस के लिए भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना देखिए एक बड़ी फ्रेशनेस होती है, जो यहाँ के प्लेस होते हैं ना उसमें आपको डिफरेंस नजर आता है, उसमें बड़ी फ्रेशनेस होती है। क्योंकि आउटडोर सबसे बहुत अच्छी होती है, यहाँ की खूबसूरत जगह हैं, लोकेशंस अच्छी हैं। कराची में वही घरों के अंदर कर करके थक गए उन्हीं घरों को देख देख के, वो सेम घर है जिनमें बार बार शूटिंग्स होती हैं। तो लोगों को भी थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, तो उनके लिए अच्छा है, चेंज ऑफ टेस्ट के लिए इट्स गुड के यहाँ पर इन इलाकों में। और हम लोग लकी हैं कि इस्लामाबाद के आसपास बहुत खूबसूरत इलाके भी हैं, तो लोग मरी चले जाते हैं, एबटाबाद चले जाते हैं। तो यूजुअली शूट करते हुए भी लोग ये करते हैं, यहाँ से हम फौरन मरी चले गए या नथिया गली, हाँ आसान होता है। तो पहले ये कंपैरेटिवली डिफरेंस था कि यहाँ पर और यहाँ पर आना भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन में बड़ा टाइम लगा है, काफी टाइम लगा है। पहले तो इस्लामाबाद को करंट अफेयर्स का ही सेंटर समझा जाता था, और बेचारे जो आर्टिस्ट थे उनको यहाँ पे जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं लोकल, उनको तो काम ही नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो चले जाए दूसरे शहर उनको मिल जाता था, या किसी को बुला लिया जाए, जैसे हमें तो बुला लेते थे, मुझे भी यही बिल्कुल ऐसे ही ट्रैवल करना पड़ता था। मगर अब मुझे खुशी है कि यहाँ पे काम शुरू हुआ है, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को काम भी मिल रहा है, यहाँ के लोगों को भी, और रिकग्निशन भी मिल रही है। ललित जी, और ये बताइएगा, खैर अभी तो आप मुझे बताएंगे रमज़ान आपका कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा गुजरा। और यानी कि ईद की सेलिब्रेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे कि हाउ डू यू सेलिब्रेट, बिकॉज ईद तो हर कोई, और ये वाली ईद ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती होंगी, इसमें ईद भी होती है, तो आप भी देती हैं, तैयारी भी होती है जी जी थोड़ा। मैं तो हर जो भी होते हैं फेस्टिवल्स उसको पूरी स्पिरिट के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, राइट, और सबके लिए पूरी तैयारी करती हूँ। तो ईद का तो ख़ास यही होता है, मीठी ईद कहते हैं, उसमें सेवैयाँ बनाई जाती हैं जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, वरना मैं कुकिंग एज सच करती नहीं हूँ इतनी, मगर उस ईद की सेवैयाँ मैं ख़ुद बनाती हूँ। और उसमें ये कि ईद मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि आपकी बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो आप साल साल जिनसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम लोग शूटिंग्स में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोगों टाइम नहीं निकल पाता कोई फैमिली के लिए, जो दूर के ज़रा लोग हैं उनके लिए, या फ्रेंड्स जो हैं उनके लिए। तो कम से कम ईद पर यह है कि आप सबसे मिल लेते हैं। तो मेरी ईद तो इसी तरह गुजरती है, मिलने जुलने में। वैसे भी मुझे लोगों में रहना अच्छा लगता है, तो मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ कि सुबह में हम कहीं जा रहे हैं, गेट टुगेदर्स भी हो जाती हैं, लोग करीब लंच कहीं हो रहा है तो डिनर कहीं हो रहा है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा ललित जी, एक और चीज़ बताइएगा, एक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी एक एसोसिएशन है जी एक्ट के नाम से,
और जो कि बेसिकली एक्टर वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, जो कि अतीका ओडो जी वाज द फाउंडर ऑफ इट। आई स्टिल रिमेंबर क्योंकि मैं उनके साथ कमर्शियल में था, तो यू आर आल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इन साथ। उसके असल में हम लोग बुनियाद हम लोगों ने रखी थी। राइट, तो मुझे थोड़ा बताएंगे सो दैट ऑडियंस को भी पता चले कि एक्टर एसोसिएशन, क्योंकि वेलफेयर की बात आपने जब की ना कि आर्टिस्ट को वो पूछता नहीं है, तो थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, इसका नाम अब हो गया एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट। कलेक्टिव ट्रस्ट, हाँ, ठीक है जी। ट्रस्ट भी नहीं है बल्कि एसोसिएशन हो गई है अभी। तो हमने जब ये शुरू की थी तो इसी तरह से इसीलिए शुरू की थी कि हमने ये सोचा था कि बहुत अरसे से कोशिश हो रही थी कि एक्टर्स के लिए कोई ऐसी एसोसिएशन बन जाए जो एक्टर्स के लिए काम करे। बिल्कुल ठीक है। तो मगर हुआ ये था कि बस वो कभी बन नहीं पा रही थी। राइट। फिर हमने जब इसको शुरू किया एक्ट को, तो उसको फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट से रजिस्टर कराया। तो इट्स अ रजिस्टर्ड बॉडी, जो वाहिद रजिस्टर्ड एक्टर्स की एसोसिएशन है वो हमारी पाकिस्तान का एक गिल्ड है हमारा, पाकिस्तान की वो एक्ट है। और एक्ट जो है वो आर्टिस्टों के लिए काम करती है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आर्टिस्टों की हेल्थ इंश्योरेंस का करते हैं हम, उसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करें जो कि यूनिवर्सल हो जाए। हाँ बिल्कुल, ताकि सब लोग उसी को फॉलो करें और उसी में उनकी पेमेंट टर्म्स कंडीशन सब कुछ पेमेंट वगैरह। क्योंकि अभी जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो उसमें आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं होता, वो सारा प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं उनके फेवर में होता है। तो अब जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें बैलेंस्ड होगा, वो दोनों के लिए होगा। फिर उसमें एक किसी आर्टिस्ट के पेमेंट्स का मसला है तो वो हम सॉल्व कराते हैं। और इसी तरह बहुत सारी जो आर्टिस्टों के इश्यूज हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं। किसी को अगर फंड्स चाहिए होते हैं उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्टर्स के लिए करते हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली एक हमारे आर्टिस्ट की वफात हो गई थी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट इट, और फिर हमने गेट टुगेदर और सबको बुला के फिर विजिल भी की थी। तो वो उसमें भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही था बेसिकली, ताकि हम एज वन हो सके। हम ये चाहते कि सारे आर्टिस्ट जो हैं वो ताकि एक अंडर वन रूफ, ताकि आप यूनिटी भी हो, किसी को कोई मसला हो तो वो यूनाइटेड हो जाए। क्योंकि जितना यूनाइटेड होते हैं ना उतनी आप स्ट्रांग होते हैं जब आपकी यूनिटी होती है। जी, तो उससे आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल सही। तो जब तक हम आर्टिस्ट जो हैं वो सब यूनाइटेड नहीं होंगे, हम स्ट्रांग नहीं हो सकते, हम अपनी बात मनवा नहीं सकते, हम अपने राइट्स हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताइएगा, बल्कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जो बाकी और भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हमारे एक्ट का अभी तक हिस्सा नहीं है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप फौरन हमारे मेंबर्स बने, जिसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी। जी, ज़रूर आप लोग कीजिएगा, और मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को पता हो इंस्टाग्राम पे, इफ यू वांट टू रीच आउट, एंड आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो मुझे थोड़ा सा और बताते चलेंगे आप कि इनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, कि नॉट ओनली दिस बट उसके अलावा भी कोई फ्यूचर प्लानिंग होगी आप लोगों की? हम लोग उसमें इस तरह से भी कर रहे हैं कि हम जो नए लोग हैं वो उसमें काम करना चाहते हैं एक्टिंग में, तो उनके ऑडिशंस वगैरह हम उसमें रखेंगे। उसमें फिर हम आगे प्रोडक्शन हाउसेस को सेंड करेंगे ताकि उनको काम, ताकि जो भी रीच आउट करे वो फिर एक्ट के थ्रू आप लोग करे। दैट वुड बी नाइस। हाँ, फिर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जब एक दफ़ा इतनी हमारी स्टैब्लिश हो जाती है तो हम जो है यूपी एक प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन है, उनके साथ मिलके हम इस तरह का लिंक बनाएं कि जो भी उन्हें एक्टर्स चाहिए हों वो हमारे साथ मतलब वो एक्ट के थ्रू आए, या जो भी समझें कि हमारे बहुत सारे फंड्स भी हैं ऐसे जो कि प्रेसिडेंट्स फंड है, इस तरह के फंड्स हैं, तो उसमें भी हम यही कोशिश करें कि वो भी एक्ट के थ्रू ही वो उनको बताया जाए कि जी कौन लोग जो हैं वो ज़्यादा नीडी हैं, कौन लोग हैं जिनको के फंड्स की ज़रूरत है, तो उनको फिर हम लोग ही सजेस्ट करें। चले, साउंड्स गुड। अच्छा, मुझे थोड़ा चले मीडिया के हवाले से बात करें। इन टर्म्स ऑफ योर वर्क सो फार, आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा होगा? The one that you've done अभी तक, जो अभी तक मैंने किए हैं, मेरा एक कोयटा का ही था जब शुरू के मेरे ड्रामे मैंने किए, उस वक्त का था वो, और उसका नाम था खाकजा। खाकजा का मतलब है कूड़े का ढेर। खाकजा, हाँ, तो उसमें मेरा एक नोमैड लड़की का कैरेक्टर था जो कि कचरे वैसे चीज़ें चुनती है और उस तरह का कैरेक्टर था। तो वो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। मुझे ना हमेशा अपने जो पर्सनालिटी से डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं ना, उसमें चैलेंजिंग जो होते हैं वो मुझे मज़ा आता है करने में। तो वो इस तरह से था कि बहुत डिफरेंट था। मुझे जाके बाकायदा ऑब्जर्व करना पड़ा कि वो जो लड़कियां हैं वो किस तरह, उनका क्या मैनरिज्म होता है, कैसे वो चलती हैं, कैसी क्या उनकी ड्रेसिंग होती है। फिर उस तरह का मैंने उसको अपने ऊपर वो किया। तो ये है कि जो इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसमें मज़ा आता है। फिर एक ड्रामा था मेरा दीदन, मैंने किया था, वो भी वहाँ से हुंजा में उसकी शूट हुई थी। उसमें भी एक पठानी का कैरेक्टर था, तो वो भी बड़ा अच्छा मज़े का कैरेक्टर था। तो आपने कभी फ्यूचर में ये सोचा कि यू वुड वांट टू डायरेक्ट समडे?
मैंने प्रोडक्शन तो की है। प्रोडक्शन तो की, बट एज इन के फुली, यानी कि फुल फ्लेज, जिस तरह आपने फुल फ्लेज एक्टिंग शुरू कर दी है तो डेफिनेटली मैंने कहा शायद अब आपका ये भी स्टेप हो। ये भी अभी डायरेक्शन का मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता है डायरेक्शन बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। और आपने ज़बानी हमें जो कहानियां सुना दी, हमें उससे ही कितना कुछ समझ आ गया, तो आई एम श्योर कि आपके यू हैव द डायरेक्टर्स आए तो। बस ये कि नहीं, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है उसकी। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, क्योंकि देखिए डायरेक्टर जो होता है, मैं समझती हूँ कि वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी यही कहता हूँ, कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो एक्टिंग के बाद ज़रा मुश्किल लगता है डायरेक्शन, क्योंकि एक्टिंग में तो ये कि आप गए, अपना काम किया, वापस आ गए। जो डायरेक्टर है उसको पूरे वक्त वहाँ पे रहना है, फिर बाद में भी उसको एडिटिंग में भी होना है, उसको सारी सारी जो अलिफ से लेके ये तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ये है कि हाँ, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ह्यूज। अच्छा, मुझे लल जी एक और बात बताइएगा, आपने नोट किया होगा आजकल कुछ हमारे सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं जो कि ड्रामास को क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ। लाइक वी ऑल नो, आपको भी पता ही है। थोड़ा सा उस हवाले से बताएं कि आपको क्या लगता है, वो प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है या नॉन प्रोडक्टिव है? दैट्स हाउ आई सी। इट डिपेंड्स, बाज़ दफ़ा सही भी होता है मगर नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज ना। हाँ, और बाज़ लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए ही वो कर रहे होते हैं ताकि उनको आईबॉल्स मिले। हाँ, ताकि आपको जी उसकी कहते हैं रेटिंग आएगी, आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे जी, उसमें डॉलर आएंगे। जैसे ना मुझे अक्सर कुछ लोग इंटरव्यू करने में कहते हैं कि आप कोई कंट्रोवर्शियल बात करें। जी, जब आप कंट्रोवर्शियल बात करते हैं तो वो वायरल होती है। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ भाई, मेरी पर्सनालिटी इज नॉट लाइक दैट, आई कैन नॉट डू दैट। मैं कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे ना पसंद है और ना मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। राइट। तो इसी तरह जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्रिटिसिज्म भी उसी तरह की एक चीज़ है, तो उसको मेरे ख्याल से लोग इसीलिए देखते हैं। थोड़ा सा अब्यूज कर दिया जाता है। आई मीन एक थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सही है कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, मगर उसको बाज़ दफ़ा बहुत गलत भी यूज़ किया जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो कि मैं बिल्कुल आई डोंट लाइक इट कि उसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हर चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो वो मेरे ख्याल से सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मगर जब चीज़ों को आप नेगेटिव यूज़ करते हैं ना, तो उसका बहुत उसका एंड भी नेगेटिव ही निकलता है, एंड भी अच्छा नहीं होता। तो इवेंचुअली उनको लोग पसंद नहीं करते। एब्सोल्युटली, वो नेगेटिविटी में आ जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नेगेटिविटी को लोग इवेंचुअली लाइक पसंद नहीं करते। ललित जी, इस पूरी इंडस्ट्री में अब तक कह सकते हैं या चले आजकल के दौर के मुताबिक आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर या फीमेल दोनों, जो भी एनी जिनके साथ काम किया हो मैंने, या वैसे देखने में आपको वैसे ओवरऑल, बिकॉज़ यू प्रॉब्ली हैव अ बेटर आई, मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं आपको। मुझे नोमान इजाज की एक्टिंग बहुत पसंद है, बहुत। अब वो बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल, अब तो बहुत मैच्योर हो गई, वेरी मैच्योर, वेरी सीजन्ड एक्टर। जी जी जी। तो उनकी एक्टिंग अच्छी है, उनके साथ काम भी मैंने किया, काम करके भी मज़ा आया। फिर बुशरा के साथ भी मैंने काम किया। बुशरा भी बहुत वर्सेटाइल है। बुशरा की ये बात है कि वो हर तरह के कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह करती है, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे तो सिंगिंग में भी है, वो लिखने में भी है। तो मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ ऐसे लोगों से जो इतने वर्सेटाइल होते हैं। जी जी। फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर बहुत सारे हैं, बहुत पसंद है मुझे बहुत सारे लोग। आबदा परवीन मुझे। आबदा जी, चलें, ग्रेट। एनी मैसेजेस फॉर द यंगस्टर्स आउट देयर, दोज हु आर पैशनेट अबाउट द इंडस्ट्री, जो चाहते हैं कि हम कदम लेकर इसमें आए, तो थोड़ा सा उनको थोड़ा गाइडलाइन दे देंगी आप? जी बिल्कुल, मैं तो सब नए आने वालों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ, और मैं अपने जहाँ पढ़ा भी रही हूँ तो उन बच्चों को भी मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे इनकरेज करती हूँ कि ज़रूर आए। इट्स अ वेरी गुड फील्ड। और हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो यही कहते हैं कि हमने आपको इसलिए रखा है कि ताकि बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल हो कि शोबिस में ऐसे लोग भी होते हैं, ताकि जो शोबिस में बच्चियाँ आना चाहें उनको पता हो कि अच्छे फैमिलीज़ के लोग भी होते हैं, वो भी जा सकते हैं। तो इसलिए आजकल तो खैर बहुत अच्छे फैमिलीज़ के बच्चे भी आ रहे हैं, तो ज़रूर आएँ। अगर आप अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, तो होता है, लेकिन आपने ढूंढना होता है। वो कहते हैं कि या एक्टर होता है या एक्टर नहीं होता। आप किसी को ज़बरदस्ती एक्टर नहीं बना सकते। ग्रूम ज़रूर कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो वो ग्रूम हो सकता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप ज़रूर ऑडिशन दे जाके,
और ज़रूर कोशिश करें कि आप इस फील्ड में आ जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे इसमें आना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और हर फील्ड जो है उसमें आना चाहिए सब लोगों को। आजकल हर फील्ड में आ रहे हैं, लड़कियाँ लड़के सब कुछ। कोई फील्ड बुरी या अच्छी नहीं होती, इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली, इंसान खुद अच्छा या बुरा बनाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वेल, थैंक यू वेरी मच लैला जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। वंस अगेन आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, और आपकी तरफ से ऑब्वियसली दुनिया को भी ईद मुबारक। थैंक यू वंस अगेन जी। ऑलराइट गाइस, दिस वाज अ लवली शो विद लैला जुबैर जी। आई होप यू guys had fun. Inshallah, we'd love to hear from you guys. Till then, take good care of yourselves. Eid Mubarak once again. Allah Hafiz.